मैं श्रीमती महोदय श्री डॉक्टर नीताबेन व्यास, यहाँ के प्रिंसिपाल डॉक्टर जे गोयल साहब, अन्य प्रोफेसर मित्र, होम साइंस डिपार्टमेंट के आचार्य मैडम श्री, आप सब संस्कृत के छात्र, मेरे साथ पीएचडी कर रहे धर्मेंद्र भाई वाला, विरांग सर, हर्षा बेन और सारे मेरे साथ जो आए हैं वाला सर के साथ जो भी, उन दोनों को मैं अभिनंदन प्रेषित करता हूँ। मेरा शोध निबंध पूरा का पूरा हिंदी साहित्य में लिखा गया है, इसलिए मैं हिंदी में ही अपना प्रेजेंटेशन करूँगा। मेरा विषय है वाणी पोषण ग्रंथ के आधार पर ब्रज भाषा के भाषा पिंगल एवं चारणी भाषा के गुण पिंगल प्रकाश ग्रंथ का छंद शास्त्रीय तुलनात्मक अध्ययन। मेरा नाम है आनंद महेश भाई गिडवी, महाराजा कृष्ण कुमार जी भावनगर यूनिवर्सिटी का शोध छात्र, पंजीकरण क्रमांक 1920, पंजीकरण तिथि 5 अप्रैल 2019 और ये कला भवन श्री श्यामलदास आर्ट्स कॉलेज में मैं आपका शाब्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आदरणीय गोयल सर का उल्लेख मैंने कर लिया है, फिर भी उसके लिए एक जोरदार ताली। मनुष्य सभ्यता के प्रारंभिक काल से मनुष्य ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भाषा का आविष्कार किया। मनुष्य सभ्यता के व्यवहार की सुगमता के लिए भाषा एक अनूठा माध्यम बनी है। मेघ की गर्जन हो, कोयल की कूक हो, छोटे बच्चे का हास्य हो, पानी की टप टप हो या नन्हे पैरों की छप छप, पूरे ब्रह्मांड में एक लय है। यहाँ पे लय है, वहाँ पे सर्जन है, जहाँ पर लय नहीं वहाँ पर प्रलय है। इस लय के विभिन्न ध्वनि श्रृंखला को सुनते सुनते मनुष्य अपनी व्यवहारिक गद्य बातचीत में पद्य की लयकारी लाया और बाद में उसकी प्रस्तुति, उसके प्रयोजन और उसके जो नियम बने उसे हम छंद शास्त्र कहते हैं। देवता जय ब्राह्मण में लिखा है कि छंदासी छादयति वा, यानी कि छद धातु वर्ण के संचरण के अर्थ में प्रयुक्त है। वर्ण जब जब अर्थ से युक्त होकर निश्चित बंधारण में लयकारी में ढलता है तब वह छंद का स्वरूप कहलाता है। मनुष्य के विभिन्न मनोस्थिति के आधार पर विविध रसों का पद्य में प्रयोजन हुआ। शब्द और अर्थ को अलंकृत करने के लिए आभूषण अलंकार बने। इस तरह से छंद शास्त्र का पूरा शास्त्रीय स्वरूप हमारे और तुम्हारे समक्ष प्रकट हुआ। जो रचना भक्ति भाव से युक्त वैदिक छंदबद्ध थी वह मंत्र बन गया। जो रचना जन समुदाय के मनोरंजन और आह्लाद के लिए रची गई वह काव्य बन गया। उस काव्य में वैदिक और लौकिक दोनों प्रकार के छंद प्रयुक्त हुए। लोगों के जीवन में काव्यात्मक आह्लाद की कमी छंद शास्त्र से संबंध काव्यों ने पूरा किया। इसका प्रमाण यह है कि पाणिनि मुनि ने सर्वानुक्रमणि में यह कहा है कि आह्लादति छंदयति आह्लादति यदि छंदः, यानी कि जो छंद आह्लाद का कारक, जनमन रंजन का कारक बन गया, इसके साथ छंद की बोध परंपरा, जनबोध से संपूर्ण छंदात्मक रचना सुभाषित कहलाए। मुख्य वैदिक 7 छंद है। इसमें मात्राओं के विभिन्न से अन्य नूतन वैदिक छंद निर्माण हुए। इसके पश्चात विभिन्न संस्कृत भाषा के कवि और महाकवियों के द्वारा लौकिक भाषा के छंद साहित्य का प्रयोजन हुआ और ऐसे संस्कृत साहित्य, हमारा संस्कृत साहित्य समृद्ध बन गया। और मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ साहब कि भारतीय छंद शास्त्र में जो अगाधता, जो वैविध्य और जो विशालता है वो विश्व के अन्य कोई भाषा साहित्य में है ही नहीं। किसी भी जिज्ञासु जन को अगर छंद शास्त्र से सुपरिचित होना है तो उदधि है, ये समुद्र है, उससे मोती चाहिए। इसलिए कबीर जी ने कहा कि जिन खोजा जिन पाया गहरे पानी बैठ, मैं कबीरा रो रहा रहा किनारे बैठ। किनारे बैठने वाले को कभी मोती नहीं मिल सकते साहब। उसके लिए अगाध गोताखोर की जिज्ञासा से, तत्परता से हमें गोता लगाना पड़ता है। इसलिए मैंने 3 भाषाओं के छंद साहित्य की थोड़ी सी डुबकी लगाई है, जिससे संस्कृत साहित्य, ब्रजभाषा साहित्य और चारणी साहित्य है। एक शास्त्रीय भाषा है और 2 लौकिक भाषा है। यो मुझे ऐसा लग रहा है, पूरा संशोधन करने के बाद मुझे ऐसा फीलिंग आती है, ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि संस्कृत माँ के 2 बालक, एक ब्रज हो और एक चारणी हो, और उसके कंधे पर हाथ रखकर मेरे सामने की ओर चली आती है।
मेरे सामने चली आती है शब्द इसलिए प्रयोगता हूँ क्योंकि छंद पादोस्तु वेदस्य, वेद पुरुष के जो चरण है, पाव है, क्योंकि छंद का मूलभूत स्वभाव है कि चलना, इसलिए कि छंद के प्रत्येक जो श्लोक है, पद्य है, उसको कहा गया है पद, यानी कि चरण है। और वेद पुरुष के पांव ये चरण है, ये छंद है, क्योंकि गति ही छंद की नियति और विचारों की प्रगति है। इसलिए मैंने दूसरा कारण यह भी निकाला है कि छंद वेद पुरुष के साथ साथ विचार पुरुष के संवाहक चरण भी है। इसलिए तो छंद की प्रत्येक पंक्ति को पद कहा गया है। और एक दृष्टि से मैं कहना चाहूंगा कि मेरी दृष्टि से जो कवि के विचारों का चालक है वही छंद है। मैंने जो त्रिभाषीय छंदशास्त्र की बात रखी है उसमें सर्वप्रथम दामोदर जी मिश्र वाणीभूषण ग्रंथ मुझे प्राप्त हुआ। अनंतर मेरी निर्जीवस्पृत चारणी भाषा की हमीर जी रत्नोच्चारण कृत गण पिंगल प्रकाश मुझे प्राप्त हुआ। बाद में व्रज भाषा साहित्य के चिंतामणि कविकृत भाषा पिंगल ग्रंथ प्राप्त हुआ। मैंने तीनों ग्रंथों का तुलनात्मक अध्ययन करके पूरा शोध निबंध 5 प्रकरणों में तैयार किया है। अब मेरी समग्रतया संशोधन यात्रा को बहुत ही संक्षेप में मैं विहंगावलोकन करके बताता हूँ। प्रथम प्रकरण में साहब मैंने छंद की व्याख्या, छंद के प्रकार, संस्कृत के प्रमुख छंदशास्त्री एवं उसके प्रमुख ग्रंथ, संस्कृत छंदों के क्रमिक विकास की रूपरेखा आदि का सीमित, तथ्यपूर्ण, आवश्यक और तलस्पर्शी परिचय दिया है। इसमें मैंने विविध संदर्भ, व्याख्याएं, प्रमाण और तथ्यों के साथ संक्षिप्त में विवरण प्रस्तुत किया है। इसलिए मैंने सर्वप्रथम श्रुतबोध ग्रंथ का अभ्यास किया, बाद में झानाश्रय, बाद में जयदेव छंदस, वृत रत्नाकर, बाद में क्षेमेंद्र का सुमृत तिलक और छंद आधारित सभी ग्रंथों का मैंने बारी बारी से अभ्यास किया। तदुपरांत सर्वानुकर्मणि, निदान सूत्र, उपनिदान सूत्र, पिंगल छंद सूत्र जो आद्य ग्रंथ है वाला साहब, उसका भी अध्ययन किया। बाद में वाणीभूषण का जो छंद शास्त्र है, जो द्वितीय प्रकरण में मैंने क्या लिया, द्वितीय प्रकरण में दामोदर जी मिश्र कृत वाणीभूषण के तुल्यमान छंदों का प्रस्तुतिकरण किया है। इसमें कवि परिचय, ग्रंथ परिचय, काल निर्धारण, कवि का वंश वृक्ष, उसके पश्चात वाणीभूषण के तुल्यमान 40 मात्रावृत्त और 20 वर्णवृत्त को विवरण के साथ मैंने रखा है। इस प्रकरण के अंत में मैंने छंद संगणन एवं छंद निर्माण प्रविधियों के अनुसार ग्रंथ में लिखा है। मेरे निजी संशोधन से मैं यह दावा कर सकता हूँ कि अपभ्रंश भाषाओं के छंदों को संस्कृत भाषा की शास्त्रीय भूमि पर लाने वाला प्रथम छंद शास्त्री वो दामोदर जी मिश्र था। वो कितना दीर्घ दृष्टा होगा साहब कि आज से उसका जो कीर्ति सिंह जी जो थे महाराजा, उसके राज्य से कवि था दामोदर जी मिश्र, और 1360 से 1400 ईस्वी सन, 1360 600 साल पहले इतना दीर्घ दृष्टा हुआ था कि लोक और श्लोक को इकट्ठा करने के लिए एक साथ लाने का काम जो किया है तो वो दामोदर जी मिश्र। और उसने अपने ग्रंथ के द्वारा मिथिला नगरी में निवास करते कीर्ति सिंह के राज्यसिद्ध कवि थे। उन्होंने वाणीभूषण ग्रंथ जो लिखा था वो मुझे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की हस्तप्रत भंडार में से ई बुक के रूप में, डिजिटल स्कैन हस्तप्रत के रूप में प्राप्त हुआ। और दूसरी भी प्रत मुझे प्राप्त हुई ई बुक के स्वरूप में, पर मेरा संशोधन तभी पूर्ण हो चुका था। फिर भी जो कुछ भेद थे, जो कोई पाठांतर थे, जो कोई श्लोक में शब्दों की आपूर्ति अयोग्य तरीकों से की गई है, वो मैंने तुलनात्मक अध्ययन करके दोनों प्रतों को सामने रखकर मैंने पूर्ण किया है। और मैं इस द्वितीय प्रकरण की बात करूं तो मैंने जो मात्रावृत्त का उद्धरण किया है उसमें गाथा, उपगीति, विगाथा, गीति, स्कंदकम, सिहिनी, दोहा, ललितम, रोला, गंधानकम, चौपैया, दत्ता, दत्तानंद, नवपदम, प्रजटिका, हरिला, पादाकुलकम, षटपदम, पद्मावती, कुंडलिका, गगनांगम, द्विपदी, खंजकम, शिखा, माला, चुलिया, सोरठा, हकली, मतुबार, आबिरम, दुर्मिला, रुचिरा, दीपकम, सिंहावलोकितम, लीलावती, हरिगीता, त्रिभंगी, मदन गुरु और मरठ आदि 40 मात्रावृत्त का मैंने उल्लेख किया। तब डॉक्टर त्रिवेदी महोदय ने मुझे बहुत ही अच्छा सुचारू सूचन किया कि उसका मैं पुनः निरीक्षण कर लूँ। और मैंने दोबारा पुनः निरीक्षण करने के बाद मात्रावृत्त में शब्दों में वार्णिक कहीं कहीं पर गलतियाँ सामने आई और उसका मैंने फिर सुधार कर लिया। वाणीभूषण ग्रंथ के द्वितीय परिच्छेद में 60 से भी अधिक वर्णवृत्त थे, पर मैं अगर डिटरमाइन करता तो मेरे
कुछ पन्ने बढ़ सकते थे, पर मैंने ये देखा कि तुल्यमान चारणी और तुल्यमान व्रज छंद कितने हैं वर्णवृत्त में, 60 में से कितने ले, तो उसमें मैंने 20 छंद का चयन, प्रमुख 20 छंद का चयन किया, जिसमें मुख्य स्वरूप से श्री, काम, मधु, मही, सारु, ताली, प्रिया, शशि, रमणम, मृगेंद्रम, कमलम, तीर्णा, धारी, सम्मोहा, हंसः, यमकम, शेषा, तिलका, चतुरंसा एवं मंथान आदि 20 छंदों का मैंने प्रयोजन किया है। उसका गाणितिक अनुबंध और वाचक गण की सुगमता के लिए मैंने मात्रा छंदों के लिए मात्रा तालिका और वर्ण छंदों के लिए वर्ण तालिका का निर्माण किया है, जिससे किसी भी शोध छात्र और किसी भी विद्यार्थी, किसी भी अनुगामी व्यक्ति उस पर आकर पढ़ सके और उससे ज्ञान प्राप्त कर सके। वाणीभूषण और ब्रज का भाषा पिंगल तृतीय प्रकरण में, दूसरे प्रकरण में मैं कवि चिंतामणि का जीवन, कवि चिंतामणि ने सुंदर ग्रंथ लिखा ब्रज भाषा का भाषा पिंगल। बहन जी, भाषा पिंगल ग्रंथ का परिचय मैंने प्रारंभिक स्वरूप में दिया है। इसी प्रकरण में वाणीभूषण से तुल्यमान ब्रज भाषा के भाषा पिंगल में 34 मात्रावृत्त और 20 वर्णवृत्त को मिलाकर 54 छंदों का तुलनात्मक अध्ययन मैंने दिया है। तुलनात्मक संशोधन से मुझे छंद के लक्षण एवं उदाहरण में साम्य और उसके साथ साथ विभिन्न और विभिन्न से प्रकट होता वैशिष्ट्य भी मुझे प्राप्त हुआ है, और कुछ नाम में भी अंतर मुझे प्राप्त हुआ है, नामांतरण हुए हैं। जैसे कि संस्कृत का मात्रावृत्त है गाथा, तो व्रज का हो गया गाहा, उपगीति का हो गया उग्गाह, विगाथा का विगाह, स्कंदकम का खंदा, गंधानकम का गंधान, चौपैया का चौपाई, प्रज्जटी का पादरी, अरिला का अडिल, पादाकुलकम का पायाकुलक, षटपदम का छप्पय, कुंडलिका का कुंडलिया, गगनांगम का गगनांगा, खंजकम का खंजा, शिखा का शिखा, आभिरम का अहाई आहिर, सिंहावलोकित का सिंह विलोकित, मरहठा का मरहठा। इस तरह माता वृत्तों के नाम भेद मुझे विद्यमान हुए, दृष्टमान हुए। वर्ण वृत्तों में ब्रज भाषा के संस्कृत के रमणम का रमन, मृगेंद्रम का मृगेंद्र, कमलम का कमल, तीर्णा का तिन्ना, हंसः का हंस, यमक का झमक, चतुरंसा का चौरंस, मंथानम का मंथान आदि वर्ण वृत्तों के नाम भेद मुझे प्राप्त हुए। वाणीभूषण एवं चारणी संशास्त्र का गण पिंगल प्रकार चतुर्थ प्रकरण में जो 5 प्रकरण लिखे, चतुर्थ प्रकरण की मैं बात करूं तो उसमें हमीरजी रत्नोच्चारणकृत साहित्यिक उसका जीवन और कवन लेकर गण पिंगल प्रकाश का ग्रंथ परिचय सार संक्षेप में मैंने चारणी स्वरूप में दिया है। कर्ता हमीरजी रत्नो गुजरात के भुज रजवाड़े में राव लखपत ब्रज पाठशाला की स्थापना करके उस पाठशाला के प्रथम आचार्य बनने का यश प्राप्त करते हैं। गुजरात के साहित्यिक इतिहास के परिप्रेक्ष्य में गुजरात के कवचित कवियों की पहली प्रशिक्षण की पाठशाला होगी तो राव लखपत भुज पाठशाला थी, और वहाँ चतुर्थ प्रकरण में वाणीभूषण से तुल्यमान चारणी भाषा के गण पिंगल प्रकाश से 27 मात्रावृत्त और 19 वर्णवृत्तों को मिलाकर 46 तुल्यमान छंदों का मैंने अध्ययन चतुर्थ प्रकरण में साहब पेश किया है। मेरे गुण पिंगल प्रकाश की निजी हस्तप्रत से मैंने प्राचीन लिपि का आकलन करके पूरा ग्रंथ पढ़ा है, और तथ्यपूर्ण जिसकी तुलना शक्य है ऐसे चारणी भाषा के छंदों का अध्ययन करके उसका लक्षण, व्याख्या, उदाहरण को वाणीभूषण ग्रंथ के परिप्रेक्ष्य में सुचारू स्वरूप से तटस्थ संशोधन को प्रस्तुत करने का मैंने नम्र प्रयास किया है। इनमें भी वर्णवृत्तों एवं मात्रावृत्तों के नाम भेद विद्यमान है। जैसे कि वाणीभूषण संस्कृत के ग्रंथ के मात्रावृत्त विगाथा का चारणी स्वरूप विग्गाहा बन गया है। अब देखें भाषा का परिवर्तन, गाथिनी का गाहिणी, सिहिनी का सिहणे, स्कंदकम का खंदाण, दोहा का दुहो, गंधानकम का गंधाण, चौपय का चौपई, दत्तानंद का दत्तानंद, प्रज्जटी का पागड़ी, पादाकुलकम का पायाकुलक, कुंडलिका का कुंडलियो, गगनांगम का गगनाअंग, द्विपदी का दोपई, शिखा का सिक्खा, चुलियाला का चोटियालो, आभिरम का अहीर, दीपकम का दीपक, सिंहावलोकन सिंहावलोकन आदि नाम भेद उसमें विद्यमान है। मात्रावृत्त की बात करें तो शशि का शशि, रमणम का रमण, कमलम का कमल, तीर्णा का तिन्ना, हंसः का हंस, यमकम का झमक, शेषा का शेषा, तिलका का तिल्ला, चतुरंसा का चौरसा, मंथान का मथाड़ा इत्यादि चारणी वारणिक छंदों के नाम भेद विद्यमान है। और जो 5वां जो प्रकरण है उसके बारे में बात करूंगा तो हमारा भारतीय संशास्त्र सीमित नहीं परंतु असीम है। भाषा और विस्तार की सीमाओं को पार करके मुझे गर्व के साथ कहता हूँ कि हमारा छंदशास्त्र तार्किक रूप से विश्व के छंदशास्त्रों पर अपनी रीतिगत भावना प्रकट करने में सफल हुआ है। इसका संपूर्ण चित्रण इस 5वें प्रकरण में मैंने प्रस्तुत किया है।
इस अंतिम 5वें प्रकरण में हमारे संस्कृत छंद शास्त्र के विश्व साहित्य पर असर, साहित्य जगत में छंद शास्त्र की उपादेयता, हम छंद शास्त्र के भावी आयामों के विषय में चर्चा की है। आंग्ल भाषा, फ्रेंच भाषा, उर्दू भाषा, स्पेनिश भाषा, लैटिन भाषा और चाइनीस भाषा के छंद शास्त्र का मैंने अध्ययन किया और उसके साथ भारतीय छंद शास्त्र का विभावनागत, लक्षणगत और रीतिगत प्रभावों का समीक्षात्मक संशोधन किया है। छंद शास्त्र की प्रस्तुतता के लेकर छंद शास्त्र के भविष्य में उपयोजन के बारे में अपने मौलिक विचारों को इस 5वें प्रकरण में मैंने प्रस्तुत किया है। इसमें हमारे भारतीय संस्कृत छंद शास्त्र का तुलनात्मक विश्व रूप दर्शन वाचक गण के गौरवान्वित करेगा और हमारी भारतीय संस्कृति के प्रति उजागर करेगा। ये त्रिभाषीय जो तुलनात्मक छंद शास्त्र के अध्ययन किया उसके 2 मिनट का समय लेकर उदाहरण मैं पेश करूंगा। संस्कृत के वाणीभूषण, व्रज के भाषा पिंगल और चारणी गुण पिंगल प्रकाश के छंदों का जब तुलनात्मक अध्ययन हुआ तब बहुत रोचक बात थी, क्योंकि 3 भाषा है और उसके जो छंद है, जैसे कि हम खंजा है वो संस्कृत का खंजकम है, तो मात्रा संदर्भ उल्लेख करूंगा कि द्वितीय प्रकरण में यह छंद का संस्कृत लक्षण एवं उदाहरण वाणीभूषण से लिया है। मैं अगर पुनरावृत्ति करता, क्योंकि सारे के सारे उदाहरण एक ही एक उदाहरण दोबारा देने से पन्ने बढ़ सकते हैं, वैचारिकता और मौलिकता बढ़ नहीं सकती। इसलिए मैंने सार संक्षेप से, किसी भी उदाहरण का रिपीटेशन न हो, पुनरावृत्ति न हो, इसलिए सार संक्षेप में सिर्फ संदर्भ देकर संस्कृत के या व्रज के मैं उदाहरण देकर सारे के सारे छंद, दोहा नाम का छंद है, वाणीभूषण में उसका लक्षण दिया गया है। षटकल तुरगो त्रिकल मपि विषम पदे विनीते ही सब पादांते चैके कल मिति दोहा नाम वदेहि। तुरगो बहुवचन शब्द है, इसमें 7 का अंक विद्यमान है। सूर्य के 7 घोड़े हैं, 7 वार है और ये 7 के साथ मिला जाए षटकल, षटकल तुरगो, 7 और 6 का जोड़ होता है 13, तो दोहे के प्रथम चरण में 13 मात्राएं आती है। बाद में रुद्र है, एकादश तो 11 रुद्र है, तो 13 11 और ऐसे 48 मात्रा का दोहा नामक एक छंद हमें प्राप्त होता है। तो उसके लिए व्रज के भाषा पिंगल में ऐसी व्याख्या दी है, इससे वाणीभूषण से मिलती जुलती। 13 कल पहिले चरण दूजे 11 जाने, या ही विधि उत्तर हरत यो दोहा पहचाने। यानी कि प्रथम कल यहाँ के चरण में 13 मात्राएं और दूसरे में 11 मात्रा रखे, तीसरे और चौथे में पहले और दूसरे की तरह 13-11 रखने से दोहा नाम का ब्रज भाषा का छंद बनता है। गण पिंगल प्रकाश में चारणी भाषा में हमीरजी रत्नोचारण ने व्याख्या दी है ऐसे ही। कला त्रयोदश प्रथम कही, इने पाए 10 एक, 13-11 फेरे तवी, ईम दुहा अनेक। तो इसमें कहा है कला त्रयोदश, 13 कला यानी कि 13 मात्रा है, फिर 10 एक यानी कि 10 प्लस 1 यानी कि 11 मात्रा है, और 13-11 करके 48 मात्रा का। और इन दुहा नाम अनेक नाम के चरण से अमीरजी रत्न ने हमें विचार में डाल दिया है कि दुहा नाम अनेक, तो उसने कहा है कि दुहा एक ही नहीं, उसमें एक गुरु घटाने से और 2 लघु की मात्रा बढ़ाने से 23 नए प्रकार बनते हैं। अमीरजी रत्नोचारण ने यह कहा है और उसके नाम लिखा है भमर, भामर, सिहरा, सिचाड़, मंडूक, मक्कड़, करह, नर, मराल, मदगल, पैदर, चंचल, वन्नर, त्रिकल, कच्छ, मच्छ, सद्दुल, अहिवर, बाघ, बिडाल और सुणह। इस प्रकार पशु पक्षी और जीव जंतु के नाम से 23 नए प्रकार दिए दोहे के। और भाषा व्युत्पत्ति शास्त्र की दृष्टि से आप देखेंगे तो चारणी सुणह नाम का दोहा है, वो संस्कृत अर्थ में शुन कहा यानी कि कुत्ता होता है। इसी तरह चारणी वन्नर वो मूल संस्कृत शब्द वानर है। चारणी मच्छ संस्कृत का मत्स्य यानी कि मछली है, उनसे लिया गया छंद है। इस तरह पारस्परिक शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र के दृष्टिकोण एवं छंद के नावीन्य के संदर्भ में यह कार्य मेरी दृष्टि से विशिष्ट कार्य है। छंद के लक्षणों के त्रिभाषीय साम्यता के अतिरिक्त हम छंद के त्रिभाषीय उदाहरण की ओर बढ़ते हुए आपको उसमें आनंद भी आएगा। संस्कृत ग्रंथ वाणीभूषण के प्रथम परिच्छेद में 116 क्रम में पद्य में हरिगीता नामक छंद का उदाहरण ये इस प्रकार प्राप्त होता है। उसके जो है
मैंने कहा ना, जहाँ पर लय है वहां पर सर्जन है, जहाँ पर लय नहीं वहां पर प्रलय है। तो लय ही छंद का प्राण है। तो सखी बम ब्रह्मिते मनो वृषम जगदेव शून्यम वेक्षते परिभिद्यते मम हृदय मर्म न शर्म संप्रति वीक्षते परिहीयते वपुषा वृषम नलिनीव हीमति संगता रुदती परम वदती सा सुदती रतीश वसम गता। यह हरिगीता छंद का संस्कृत उदाहरण वाणीभूषण ग्रंथ में मिलता है। तभी भाषा पिंगल के प्रथम अध्याय में 155 क्रम के छंद में हरिगीता छंद के उदाहरण हरिगीत का नामाभिधान जो नामांतरण है उसमें मिलता है। सानंद नृपति किरीट रंजित चारु चरण सरोज है, सो अन्न दिग्ध गुमान भंजन दान नृपति भोज है, तो चक भूतल सक्त साहि समर्थ सबल प्रताप है, जाको जगत सित इंदु कुंद समान सुजस अमाप है। इसी तरह खड़ी बोली अवधी भाषा में भक्त कवि गोसाई तुलसीदास जी ने भी हरिगीत छंद में प्रभु श्री राम की स्तुति लिखी है। श्री रामचंद्र कृपाल बजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पट पीत मान तड़ित रुत सुति नौमि जनक सुदावरम। तो जनक सुतावरम, जनक सुता जानकी के पति श्री राम प्रभु के चरणों में वंदन करता हूँ। ऐसे गोसाई तुलसीदास जी ने खड़ी बोली में अवधि में भाषा में श्री रामचरित मानस में दिया है। चारणी भाषा के हमीरजी रत्नों ने इसी हरिगीता छंद के प्रथम अध्याय में 89 क्रमांक पर दिया गया है। श्री कृष्ण परमात्मा की स्तुति में लिखा है। बड़ पाप भव दुख बर्म बंजन भगत वत्सल भूधरम देवकी नंदन मुक्तिदायक देव रूप दामोदरम प्रतिपाल पोषण भरण पूरण गणन जग महिमा गणे त्रिभुवन नायक तरण तारण तवा कीर्ति ते तणि तवा कीर्ति, तुम्हारी कीर्ति करता हूँ हे कृष्णचंद्र परमात्मा। ऐसा वर्णन हरिगीता का तीनों भाषा में हमने लिखा। ऐसे ही दुर्मिलिका छंद का उदाहरण वाणीभूषण में हमें प्राप्त होता है। यमुना जल कैल विलोल विलोचन गोपी जन्म हत वसन बदम तट गात विशाल कमाल तरुण दुर्गम शाखा रूप हरम निज भोज मदम मद भोज पतिमान संवृत दम्भ विनाश करम कर करण मजो मुषिक कमलम नम लीला मानुष वेश धरम नम लीला मानुष वेश धरम। संस्कृत के महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र में भी संस्कृत भाषा में ही दुर्मिलिका छंद का इस्तेमाल हुआ है, उपयोग हुआ है। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंद नुते भगवती है क्षिति कंठ कुटुम्बिनी गौरी कृते भगवती। तो ये जो छंद है उसकी लयकारी है, उसका कोई भी लयकारी कहाँ पर भी टूटता नहीं। तो आप देखें तुल्यमान ब्रज भाषा के भाषा पिंगल में लिखा है कि यह नहीं घन गजनी दुंदुबि गजनी सोरो मोरन सोर लायो घन बरसत मद्दल उषटि प्रबल घन पटल अदल अलकादायो सकिरी सुन बचन दपल असि चमकति चाप छबिन अंबर छायो परदेश प्राणपति नयन महीपति पावस सैन सटी गाय पावस। यानी कि वर्षा ऋतु का सैन्य लेके मेघराजा धीरे धीरे मेरी ओर आ रहे। विरहिणी नायिका का संवाद ब्रज भाषा में लिया गया है। और ऐसे ही हम अंतिम छंद में की बात में उदाहरण पेश करूंगा, त्रिभंगी छंद। तो संस्कृत में महादेवी के कराल स्वरूप से वरदान मांगने के मध्यवर्ती विचार से ये छंद वाणीभूषण में दामोदर जी मिश्र ने प्रयुक्त किया है। विविधा युद्ध मंडित संगर पंडित रणदंडित पाखंड बटे चंडासुर खंडिन पुरहर मंडिन शशहर खंडिन मध्य जटे भवसागर तारिणी दुर्गति हारिणी मंगल कारिणी मई सुचिरम गिरिराज सुवासिनी शैल निवासिनी शंभु विलासिनी देहि विरम गिरि शंभु विलासिनी देह। इस तरह से ब्रज भाषा के भाषा पिंगल ग्रंथ के प्रथम अध्याय में 157वें छंद में त्रिभंगी छंद का उदाहरण यह प्रस्तुत है। जब लग्गी ध्रुव पद धनपद संपत नारायण पद पवन रहे जब लग्गी नखत गण है पावत्तन फनिपति फनिगन कोहमिग है जब लग्गे विदाता हर हरि कमला मेर पुरंदर चंड करो जब लग्गे जलधि जल साहि धर्म तल तब लग अभिजल राज कहो। और चारणी भाषा में गण पिंगल प्रकाश में हमीर जी रत्नोच्चारण ने प्रथम अध्याय में नेव क्रम के छंद में श्री कृष्ण परमात्मा की स्तुति में त्रिभंगी छंद में निबद्ध करते हुए लिखा है कि विठ्ठल वरदाई बड़ी बड़ाई विश्व उपाई ब्रजवासी मेर गिर ग्रामी सुर नर सामी अंतर जामी अविनाशी भाषण दुख बारी
पर उपगारी मुकुट मुरारे वनमाले धीरज मन धारे सोच संभारे। अरे पांडव तारे प्रतिपाले। यहाँ पे भावनगर स्टेट के राजकवि पिंगल सिंह पाताभाई नरेला ने भी कहे राधे प्यारी मैं बलिहारी गोकुल आओ गिरधारी, वो भी त्रिभंगी संधि है। उदाहरण यहाँ पर मैंने सारे छंद का तुलनात्मक अध्ययन किया और 5वें प्रकरण का मैं सारांश दूं तो उदाहरण के तौर पर इंग्लिश भाषा और हमारे संशास्त्र में पदभार और वर्णभार का ये डिफरेंस है। उससे जो एबीसीडी हमें पता है, संस्कृत की आंग्ल जो लैटिन भाषा से ली गई वर्णमाला है वो हमें ज्ञात है, इसलिए उसका छंदशास्त्र हमारे से थोड़ा भिन्न है। पर हमारा छंदशास्त्र सिद्धांत कहाँ कहाँ पर मिलता है उसकी मैं बात करूँगा कि इंग्लिश के आयम्बिक पेंटामीटर की बात करूँ तो उसमें लगा यानी कि लघु गुरु की 5 जोड़े होती है। जैसे विलियम शेक्सपियर के लिखे हुए 18 क्रम के सोनेट में मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। शैल आई डाडम लगा कंपेयर डाडम लगा दी टू डाडम लगा असम डाडम लगा मर्स्डे शैल आई कंपेयर दी टू द समर्स डे। क्या मैं ग्रीष्म ऋतु के दिन के साथ तुम्हारी तुलना कर सकता हूँ सुंदरी? यह बात विलियम शेक्सपियर ने 18 क्रम के सोनेट में लिखी है। तो उसमें लगा कि इस तरह 5 जोड़ है, इस तरह लघु गुरु की 8 जोड़ मिलाकर हमारे यहाँ पर नाराज छंद बनता है। निशुंभ शुंभ चंड मुंड रक्त बीज घातनी लगा 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 8 जोड़ होती है। और ऐसे रावण क्रोध शिव तांडव में भी शिव की स्तुति है कि जटाटवी गनल नल प्रवाह पावितस्थले लगा 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 लगा। आप गिन सकते हैं तो 8 बार ताली बजाइए। यहाँ पर यति आता है, यति है विराम स्थान। लैटिन भाषा में बैचिक नाम का एक छंद है, उसमें भी ऐसे उदाहरण है। सी बेने लगागा ते नो यू लगागा लो नुग्राम लगागा ला साबले लगागा। आप देख सकते हैं। और ऐसे ही संस्कृत में वाणीभूषण के अंदर संशास्त्र में एक छंद दिया गया शशि, उसमें भी यही मात्रा आती है। जनानंद कंदम लगागा लगागा त्रियस्तान मुकुंद लगागा लगागा। और चारणी भाषा में ऐसे ही इसका शशि नाम नहीं है पर अर्ध भुजंगी नाम है। अर्ध भुजंगी छंद के नाम से दुटे दद्द राणम लगागा लगागा उभय प्रमाणम लगा। हनुमान जी के विकराल स्वरूप के हनुमंत तोपम सबे मंत्र हीनम सबे यंत कालम भजो एक चित्तम सुकालम कृपालम। तो इस तरह से मैंने 5वें प्रकरण में फ्रेंच भाषा, उर्दू भाषा, पोर्तुगीज भाषा और चाइनीज भाषाओं के कई छंदों को भारतीय संशास्त्र के साथ उनके मूलभूत सिद्धांतों के साथ प्रत्यक्ष स्वरूप से और या परोक्ष स्वरूप से प्रकट होने का तुलनात्मक अध्ययन किया है। यहाँ पर मैं अपने प्रिय वायु के प्रस्तुतिकरण को निश्चित समय मर्यादा में संपन्न करता हूँ। आशा रखता हूँ कि अनुगामी पीढ़ियाँ हमारे इस सांस्कृतिक धरोहर से, हमारे छंदशास्त्र की धरोहर से परिचित होए और अपने देश को गौरवान्वित करें और विद्या का महत्व पूरे विश्व में बढ़ाकर विश्व गुरु बने। क्योंकि विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधु धनो विदेश गमने विद्या परम देवतम विद्या राजसु पूजिता न तो धनम विद्या विहीन नर पशु। अस्तु। जय माता।